स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इंडियन जुडिशरी को समझेंगे। सर, क्या आप हमें हमारी जुडिशरी के बारे में कुछ सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं? बेसिकली इंडियन जुडिशरी एक कोर्ट सिस्टम होता है जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर लॉ को एनालाइज करता है और अप्लाई भी करता है। इंडिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम एप्लीकेबल है जो पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, और ये कॉमन लॉ सिस्टम ओवर द ईयर्स दूसरी कॉलोनियल पावर्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया के एंशिएंट और मिडिवल पीरियड्स के एबॉलिशन के बाद फोर्स में आया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जुडिशियल सिस्टम को एनफोर्स किया जाता है विथ वेरियस फैक्टर्स। गवर्नर ऑफ स्टेट्स स्टेट के अंदर लोअर कोर्ट्स में जजेस को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। वही ऑन द एडवाइस ऑफ कॉलेजियम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को 3 पिलर्स सपोर्ट करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। इंडिया में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है क्योंकि जुडिशरी के ऑपरेशन को गवर्नमेंट के किसी भी दूसरी ब्रांच के द्वारा हैम्पर नहीं किया जाता। हाउएवर, जुडिशरी को गवर्नमेंट का पार्ट भी माना जाता है क्योंकि जुडिशरी लॉ को एप्रोप्रिएट मैनर में एडजुडिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना ही नहीं, जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करती है और सभी सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इंश्योर करती है। जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर माना जाता है और जुडिशरी को डेमोक्रेसी का वॉच डॉग भी बोला जाता है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि जुडिशरी अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करे। इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जुडिशरी की फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती और जुडिशरी अपनी ड्यूटीज को इंडिपेंडेंटली कैरी करता है। गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स जुडिशरी के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। हाउएवर, जुडिशरी के अंदर इन्वॉल्व सभी ऑफिसर्स और जजेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अनबायस्ड होकर कैरी करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये मतलब नहीं है कि वो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट्स फंक्शन करेगा, बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये मतलब होता है कि पॉलिटिकल अनबायस्ड होकर जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में ही काम करेगी, बिकॉज जुडिशरी इज ऑलवेज आंसरेबल टू द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे क्लॉज है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करते हैं और गारंटी भी करते हैं। सर, इन सब बातों को जानने के बाद हम इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। इंडियन जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जो ओवर द ईयर्स एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस के साथ एडवांस हो गया। सबसे पहले तो इंडियन जुडिशरी में होम कोर्ट को एक लोएस्ट कोर्ट की तौर पर देखा जाता था। उसके बाद फैमिली मीडिएटर्स और जज होते थे। फिर एक हाईएस्ट पिलर होता था जिसे हम द किंग के नाम से जानते हैं। द किंग यानी मोनार्क की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अपने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स की असिस्टेंस के साथ वो जस्टिस को भी इंश्योर करे। फिर सिविलाइजेशंस के एडवांसमेंट के साथ साथ ही रूलर्स को जजेस के टास्क दे दिए गए, क्योंकि ऐसा माना गया कि रूलर्स के पास वेदास की अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर जजेस अकॉर्डिंग टू धर्मा जस्टिस एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते थे। इस तरह के सिस्टम में ये इंश्योर किया जाता था कि जजेस एक सिस्टम ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस एडमिनिस्टर करे, और उस सिस्टम में ट्रेडिशंस को ऑर्डिनेंस की फाउंडेशन के तौर पर देखा जाता था। यही प्रोसेस मुगल एरा तक कंटिन्यू रही। उसके बाद मुगल एरा में काजी ऑफिस बना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जस्टिस इंश्योर करे। काजी को हर बड़े टाउन और रीजनल कैपिटल के लिए अपॉइंट किया जाता था। हाउएवर, राजा के दरबार को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ प्लीज माना गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और कॉमन लॉ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फिर ब्रिटिशर्स ने सरदार दीवानी अदालत को सेटअप किया, फॉलोड बाय द सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट्स। 1862 में कलकत्ता के अंदर पहली हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया गया। उसके बाद मुंबई और मद्रास में भी हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुई। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग नेशनल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, जिसका जुरिस्डिक्शन काफी ब्रॉड था
as compared to the jurisdictions of those high courts earlier. In fact, जो हमारा करंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो काफी हद तक कॉमन लॉ सिस्टम पर डिपेंडेंट है। सर, इंडिया में कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है? बेसिकली इंडिया का जुडिशियल सिस्टम हायरार्की पर बेस्ड है और उसके अंदर 4 लेयर्स भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप लेयर पर आता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड उसके बाद ट्रिब्यूनल्स, न्याय पंचायत, लोक अदालत जैसे अल्टरनेटिव जुडिशियल मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। सर, क्या आप हमारे लिए इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं? इंडिया में जो प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है वो सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पर होती है। हमारी कंट्री के अंदर जुडिशियल स्ट्रक्चर्स को पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसका सबसे टॉप यानी कि एपेक्स सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स आर द सबऑर्डिनेट ऑफ हाई कोर्ट्स। इंडिया के अंदर अपर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के ऑपरेशंस को डायरेक्टली सुपरवाइज भी करती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिकली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया, जिससे नेशन का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी बोला जाता है, जहां पर इनिशियल केसेस को भी सुना जाता है और प्लीज अगेंस्ट द हाई कोर्ट को भी डील किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विथ 25 जजेस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को आर्टिकल 128 से आर्टिकल 147 तक मेंशन किया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट को समझने के बाद हम हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में जानने के लिए काफी इंक्विजिटिव हैं। अब हम हाई कोर्ट्स की बात करेंगे। किसी भी स्टेट के अंदर हाई कोर्ट एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है। हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 240 में मेंशन किया जाता है और इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो हाई कोर्ट्स के पास सिर्फ क्रिमिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन होता है। जब किसी स्टेट की लोअर कोर्ट्स केस को हैंडल नहीं कर पाती तो वो हाई कोर्ट्स उन केसेस को डील करता है। हाई कोर्ट लेसर कोर्ट की प्लीज को भी अटेंड करती है। हाई कोर्ट्स के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। दूसरा लेयर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की किसी एक डिस्ट्रिक्ट या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाती है और इसका मायना पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। हाई कोर्ट के डिसीजंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डायरेक्टली हाई कोर्ट के कंट्रोल में आती है। कॉमनली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 तरह की कोर्ट्स होती है, एक सिविल कोर्ट्स और दूसरी क्रिमिनल कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं। मोरेवर केसेस के एक्सटेंट को समझते हुए और उसके आधार पर एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट भी रिक्वेस्ट को अटेंड करती है। सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को समझने के बाद हम लोक अदालत और विलेज कोर्ट्स को समझने के लिए काफी इंक्विजिटिव हैं। लोक अदालत या विलेज कोर्ट्स की बात करें, लोक अदालत या विलेज कोर्ट विलेज लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक अल्टरनेटिव मेथड सजेस्ट करती है। इन कोर्ट्स को पीपल्स कोर्ट्स भी बोला जाता है। दीज अदालत कंप्राइजेस जुडिशियल ऑफिसर्स that may be operational or retired along with the additional individuals as defined by the central government. Legal Services Authority Act 1987 के द्वारा लोक अदालत को जुडिशियल पोजीशन मिली। The लोक अदालत has jurisdiction over pending lawsuits for which the अदालत is summoned before the tribunal. सर, क्या आप हमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में सिंपल वर्ड्स में कुछ बता सकते हैं? अब हम ट्रिब्यूनल्स को समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की एग्जीक्यूटिव ब्रांच को यह अथॉरिटी भी है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म किया जाए, जैसे कि टैक्स रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स या फिर कंज्यूमर रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के रिलेटेड। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्वासी जुडिशियल या फिर जुडिशियल नेचर के भी हो सकती है। बेसिकली ट्रिब्यूनल्स को इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हमारी कस्टमरी कोर्ट्स के बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323 सेक्शन बी एक लिस्ट को मेंशन करता है जिसके अंदर वो सभी केसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके लिए ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है। सर, जब हम इंडियन जुडिशरी को स्टडी करते हैं तो सभी कोर्ट्स के अंदर एपेलेट जुरिस्डिक्शन देखने को मिलता है। क्या आप एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो? एपेलेट जुरिस्डिक्शन सभी कोर्ट्स के लिए देखने को नहीं मिलता। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब कोर्ट की उस पावर से है जब कोर्ट किसी केस को जिससे लोअर कोर्ट ने कंसिडर किया था उसे दोबारा से हियरिंग के लिए बुलाया जाए या फिर रिकंसिडरेशन के लिए बुलाया जाए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है। मोरेवर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो लोअर कोर्ट की रूलिंग को या तो रिजर्व करे या फिर सस्टेन करे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास 3 अलग जुरिस्डिक्शन होती है, एक एडवाइजरी, दूसरी एपेलेट और तीसरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131, 133, 136 और 146 सुप्रीम कोर्ट की इन मामलों में अथॉरिटी डील करता है। इवेंचुअली नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स में हम इन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।